अस्सलाम वालेकुम। नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर मेरी कहानी के लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ या सिंगल दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आइए नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पे हम शुरू करते हैं पत्थरों की पलकों पर। मेरे अश्कों को पलकों पर मचलना भी नहीं आता, ख़िसार ज़ब्त से मुझको निकलना भी नहीं आता। गए हो ऐसी राहों पर अकेला छोड़कर मुझको, कि जिन पर ठीक से मुझको तो चलना भी नहीं आता। मुझे लगता है जैसे मैं कोई वो गम का सूरज हूँ, कि जिसको शाम हो जाने पर ढलना भी नहीं आता। हमारी बेरुखी एक दिन उन्हें बेचैन कर देगी, जिन्हें नज़रों से गिरकर भी संभलना भी नहीं आता। न रहते मंज़िल तेरे तो फिर हम और क्या करते, हमें तेरी तरह रास्ता बदलना भी नहीं आता। तौबा तौबा, ऐसी बेहया लड़की मैंने तो कहीं देखी ना सुनी। हमारी आंखों में धूल झोंक कर घर से फरार हो गई और अब वापस मिली तो इस हाल में, कि अल्लाह माफ करे। मैं इसीलिए कहती थी कि चंडाल लड़की है, मुझे अपने घर में नहीं रखनी। अब आ गया ना सबके सामने असली चेहरा। तब सब मुझ पर चढ़ रहे थे कि सौतेली माँ हूँ, बेचारी बच्ची पर जुल्म कर रही हूँ। देख लें करतूत बेचारी बच्ची के। साइला बेगम का शुमार उन लोगों में होता था जो मौत को बुलाए दूसरों के दिल में आग लगाकर खुद तस्कीन हासिल करते हैं। इस वक्त भी अनूशा के मौजू पर यजदानी पैलेस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साइला बेगम उसकी सदारत कर रही थी। उस रोज भाई बड़ा अकड़ रहा था, अब क्या मुंह लेकर घर से निकलेगा। चंडाल मेरे मियाँ की जिंदगी को भी निकल गई। जैसी मनहूस माँ वैसी मनहूस बेटी। दिल का गुबार निकालने का बहुत अच्छा मौका मैसर आ गया था उन्हें। वहां मौजूद बाकी सब अफराद के सिर झुके हुए थे। बरीरा जो अभी कल रात ही शाहजर के साथ दोबारा यहाँ पहुंची थी, किन अखियों से उसकी तरफ देख रही थी। जवाब में शाहजर मजीद बर्दाश्त ना करते हुए उससे नजरें चुराकर उठ खड़ा हुआ। मैं जरा मार्केट से होकर आता हूँ, तुम तैयारी रखना, शाम में वापस चलेंगे। शाफिया उसके करीब बैठी थी, मगर उसने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा भी नहीं था। इस वक्त उसे अपने सीने में बहुत ज्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। कैसी बेबसी थी कि वो जिस तकलीफ के हिसार से बाहर निकलना चाह रहा था, वही तकलीफ उसकी रूह के गिर्द अपना दायरा रोज बरोज तंग करती जा रही थी। 2-4 घंटे यूं ही बेमकसद सड़कें नापने के बाद उससे रहा ना गया, तो बेइख्तियार गाड़ी नुज़रत बेगम के घर की जानिब मोड़ ली। वो दोपहर के खाने के बर्तन धो रही थी। शाहजर की दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोला तो सामने उसे देखकर शर्मिंदा सी हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शाहजर ने उनका चेहरा देखकर बशाशत से सलाम किया था। जवाब में उनका सिर झुक गया। वालेकुम अस्सलाम, आओ। ज़ावर है घर पे कि नहीं? दहलीज पार करते हुए उसने यूं ही पूछ लिया था। जब वो बोली, अभी चाय पीकर के ही निकला है। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? बस यूं ही, आपसे मिलने को दिल चाह रहा था तो चला आया। अनुषा कैसी है अब? नुसरत बेगम उसके सवाल पर कुछ लम्हों के लिए चुप सी हो गई थी। उस कर्मो जली को कैसा होना चाहिए बेटे? जब से पैदा हुई है तब से एक के बाद एक मुसीबत के हत्थे चढ़ रही है। अब तो मानो जिंदा ही नहीं है। सारे सारे दिन नींद की गोलियां फांक कर बेहोश पड़ी रहती है। मैं पास जाती हूँ तो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। कभी बर्तन उठा उठा कर पटकती है, तो कभी जोर जोर से चिल्लाकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। जगह जगह से खुद को जख्मी भी कर रखा है उसने। सच मानो, उसका हाल देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। नुसरत बेगम के लिए वो बहुत अच्छा गमखार था, लिहाजा उसके सामने दिल हल्का करने बैठ जाती। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनकी भांजी के साथ जुल्म करने वाला गुनहगार शख्स वही है। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है आंटी, आप टेंशन मत लिया करें। क्या मैं अनुषा से मिल सकता हूँ? डरते डरते दिल की बात जुबान पर ले ही आया था। नुसरत बेगम गहरी सांस भरकर रह गई। क्या करोगे मिलकर? वो तो अब किसी को पहचानने से ही इनकारी है। जावर ने बहुत बुरा भला कहा है उसे, इसी बात को दिल से लगाकर बैठ गई है। मैं मिलकर आता हूँ उससे। अजहद मुस्तरिब होकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ था। नुज़रत बेगम भी मजबूरन उठकर उसके पीछे ही चली आईं। वो कमरे का दरवाज़ा बंद किए अपने बेड पे घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। जो ही दरवाज़ा वाह हुआ, उसने फौरन सिर उठाकर देखा और फिर शाहजर को अपने सामने देखकर वो गोया फिर से बर्फ में लग गई। कितनी ही देर वो बिना पलक झपकाए उसे देखती रही।
फिर बेड से उतरकर चील की तरह झपटते हुए उस पर हमला आवर हो गई। जलील घटिया इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? तमाशा देखने आए हो मेरा? मजाक उड़ाने आए हो मेरी बेबसी का? बोलो, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? जख्मी लहजे में चिल्लाते हुए उसने शाहजर की शर्ट के सारे बटन तोड़ डाले थे। कुछ بعید नहीं था कि वो शर्ट अगर किसी सूती कपड़े की बनी होती तो वो उसका भी हशर नशर करके रख देती। नुसरत बेगम उसका जुनून देखकर आगे बढ़ी थी, मगर शाहजर ने उन्हें नरमी से पीछे हटा दिया। मैं बात करता हूँ आंटी, आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होता। एक लम्हे के लिए नुसरत बेगम के सामने अनुषा के इल्फाज पर उसके चेहरे का रंग उड़ा था, मगर दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। नुसरत बेगम कुछ ना समझते हुए बड़े मुतफक्किर अंदाज में पीछे हटी थी। मैं थूकती हूँ तुम पर, दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो उसका चेहरा नोचने की कोशिश कर रही थी। बेखबरी में कुछ खराशें पड़ भी गई थी उसके चेहरे पर, ताहम फौरन ही उसने अनुषा के दोनों बाजू अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिए। होश में आओ अनुषा, क्यों अपनी वजह से सबको परेशान कर रही हो तुम? नुसरत बेगम अगर पास ना होती तो वो खुलकर उससे अपने किए की माफ़ी मांगता, उसे अपने अंदर का हाल बताता, मगर उनके सामने ये मुमकिन नहीं था। सबकी नज़रों में खुद को पारसा रखने के लिए उसे चुप का रोज़ा रखना था। चमकती धूप में मजबूरन अनुषा को अकेले जलते हुए देखना था। वो उसके बाजू पकड़ने पर फिर मचली थी। छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारी बोटियां नोच कर चील कौवों को खिला दूंगी मैं। नफरत में वो आपे से बाहर हो रही थी जब शाहजाद ने खामोश करवाने के लिए पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे बेड पर गिरी थी। ये पागल हो गई है आंटी, पता नहीं मुझसे किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। बहरहाल मैं चलता हूँ, अब जावर घर आए तो मेरा सलाम कहिएगा। तेजी से कहने के साथ ही वो कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजा भी पार कर गया। तो नुसरत बेगम मलामती निगाहों से बेड पर औंधे मुंह पड़ी। अनुषा रहमान की तरफ देखते हुए खुद भी कमरे से निकल गई। बाहर अपनी गाड़ी में बैठे शाहजर के हाथ बुरी तरह कपकपा रहे थे। उसकी आंखों में जैसे रेत भर आई थी। आई एम सॉरी अनुषा, आई एम रियली वेरी सॉरी। नाम आंखों को आहिस्तगी से मूंदते हुए उसने अपना सर सीट की पुश्तगाह से टिकाकर जैसे खुद से माफी मांगी थी। शव धीरे धीरे आगे सिरक रही थी और वो फिजा में अच्छी खासी ठंड के बावजूद गर्म शोल से बेनियाज उनसे महका सीढ़ियों पर बैठी अरसलान हैदर को सोच रही थी। पिछले 3 रोज से जैसे उसके अंदर की दुनिया ही बदल गई थी। क्या क्या प्लान नहीं बनाए थे उसने मोहब्बत के इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए, मगर क्या हुआ था? अपने तमाम इरादों तमाम कोशिशों के बावजूद वो मुंह के बल आ गिरी थी। उसके तमाम मंसूबे खाक में मिल गए थे। पिछली रात से गुड़िया की तबीयत खराब थी। उसे शायद अमामा की बेपरवाही के बायस ही ठंड लग गई थी और अब शुजा का हाल देखने वाला था। पिछली पूरी रात उसने एक पांव पर काटी थी। अमामा उसकी परेशानी के ख्याल से ही लॉन से उठकर उसके कमरे की तरफ चली आई थी, जहां वो अपने मोबाइल पर अपनी बड़ी बहन से गुफ्तगू में मसरूफ था। जी आपा, अब कतरे बेहतर है, मैं खुद ख्याल रख रहा हूँ गुड़िया का। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज। अमामा पर निगाह पड़ते ही उसने फौरन गुफ्तगू समेटी और नागवारी से माथे पर बल डाल दिए। सर, अब बेबी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। आपने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी उसे मारने की। लफ्ज क्या थे गोया आग में दहकते अंगारे थे। वो महज अजियत से लब काट कर रह गई। बुखार की शिद्दत के बाइस फूल सी बच्ची का चेहरा खूब सुर्ख हो रहा था। अमामा अपनी सफाई में एक भी लफ्ज कहे बगैर नादम सी चुपचाप वापस चली आई। एक अजीब सी बेकरारी ने जैसे उसके पूरे वजूद का अहाता कर रखा था। शुजा के कमरे की लाइट पूरी रात जलती रही थी और इधर अमामा ने भी इस रात का एक एक पल आंखों में ही काटा था। सुबह की अजान होने से कुछ ही देर पहले उसकी आंख लगी थी और उसने ख्वाब में देखा था जैसे गुड़िया जोरों शोर से रो रही है। माँ, माँ कहते हुए उसका हलक खुश्क हो रहा है। ऐसे में वो इंतहाई संग दिली का मुजाहरा करते हुए उसे उठाकर किसी अंधे कुएं में फेंक देती है, मगर इसके बावजूद उसके रोने की आवाज़ उसे चैन लेने नहीं देती। वो हड़बड़ा कर उठी तो पसीने से शराबूर थी। दिल की धड़कन की रफ्तार मामूल से कहीं बढ़कर तेज थी, जबकि बाहर अच्छा खासा दिन निकल आया था। कितनी ही देर वो बेड पर बैठी अपने हवास नॉर्मल करती रही थी। गुड़िया की तबीयत की खराबी के बायस शुजा आज भी घर पर ही था। वो बमुश्किल अपने कदमों की लग्जिश पर काबू पाती उसके कमरे में दाखिल हुई तो शुजा को कमरे से गायब पाया।
नज़र से कुछ ही फासले पर गुड़िया नरम कंबल में लिपटी बेखबर सो रही थी। वो मरे मरे से बेजान कदम उठाती उसी की तरफ बढ़ गई। आई एम सॉरी गुड़िया, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी कुछ देर पहले देखे गए ख्वाब का मंजर याद करके उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर आई थी। कितनी गिर गई थी वो इंसानियत के दर्जे से, महज अपनी जाती गर्ज के लिए, एक ऐसे शख्स की मोहब्बत के लिए जिसे उसका होना ही नहीं था। कैसे कैसे गुनाह सिरजत नहीं हुए थे उससे इन गुजरे चंद दिनों में। महज एक इंसान की मोहब्बत में उसने अपने पैदा करने वाले खुदा की मोहब्बत को भी पसे पुश्त डाल दिया था। शुजा वॉशरूम से निकला तो वो बच्ची पर झुकी उसे प्यार कर रही थी। वो अपनी जगह जैसे ठठक कर रुक गया। नजर के सामने दिखाई देने वाला मंजर किस कदर नाकाबिले यकीन था। चंद मिनट बहुत खामोशी से आगे सिरक गए थे, जब वो कदरे बरहमी से बोला था, आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है मिस मामा। मैंने तस्लीम कर लिया है कि आप बहुत बड़ी एक्टर हैं। अब मज़ीद क्या चाहती हैं आप? वो इसके अल्फाज पर चौंकी थी और चौंक कर पलटी थी। सॉरी। शट अप। उसकी सॉरी पर भी उसने नखवत से शटअप कहकर उसके पहले से जख्मी दिल को मजीद दुखी कर दिया था। वो एक मर्तबा फिर चुपचाप सिर झुकाकर उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। अदरीस शाह की लाश ठिकाने के बाद वो घर वापस लौटा तो उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। अंदर कमरे में जुलेखा फर्श पर बैठी जैसे खलाओं में घूर रही थी। वो एक पल को उससे निगाह चुराता दोबारा सहन में आकर बैठ गया। जुलेहा, पानी दे उठकर। ऐसा कोई नहीं मरा तेरा जो यूं सदाई होकर बैठ गई है। जब किसी इंसान के सिर में शैतान समा जाता है तो फिर उसे अपना कोई भी बद अमल गलत नहीं लगता। वो खुद को दुरुस्त समझ रहा था। अंदर जुलेहा ने जैसे उसका हुक्म सुना ही नहीं। इसका भी कुछ सोचना पड़ेगा अब। सुबह ही सनी दादा से बात करता हूँ। आहिस्ता से बड़बड़ाकर वो फिर अपनी चारपाई से उठा और बैरूनी दरवाजा खोलकर अदरीस के घर जाने वाली कच्ची सड़क पर गामजन हो गया। वो फुटने में बस अभी कुछ ही देर थी। गोरी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकी थी। जान से प्यारे भाई की अचानक गुमशुदगी पर उसके अंदर जैसे होल उठ रहे थे। वो कल से रो रही थी, रो रो कर उसकी आंखों के पपोटे खूब सूज गए थे। इस वक्त भी वो बिस्तर छोड़कर डोर डंगरों के साथ मसरूफ हो गई थी। अखाते में खूब गंद मचा था। उसने बुझे दिल के साथ पहले अच्छी तरह सफाई की, फिर कल के रखे चारे का कुछ हिस्सा दूध देने वाली दोनों भैंसों के आगे डालकर रसोई से बड़ी बाल्टी उठा लाई। बी अम्मा का बुखार अभी तक नहीं टूटा था और वो हनूज अपने बिस्तर पर बेखबर पड़ी सो रही थी। गोरी अभी दूध धो रही थी जब शाहिद हुसैन बैरूनी दीवार फलांग कर अखाते में घुस आया। उसे गुमान ही नहीं पूरा यकीन था कि गौरी इस वक्त अहाते में ही होगी। लिहाजा अब उसे अपनी आंखों के सामने देखकर एक अजीब सी तस्कीन की लहर उसके रगो पै में सिरायत कर गई थी। गौरी की नजर जो ही उस पर पड़ी, वो दूध छोड़कर हरासा खड़ी हो गई। चल गोरी, लेने आया हूँ तुझे। उसकी कमीज पर कॉलर के पास ताजा खून के छींटे हल्के हल्के धुंधलके में भी दिखाई दे रहे थे। गौरी का दिल धक से रह गया। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तेरी सूरत से भी नफरत है। अरे पास तो आ। इस बार ये नफरत मोहब्बत में ना बदल दूं तो शाहिद नाम नहीं मेरा। आगे बढ़कर गौरी के दोनों बाजू अपने हाथों में जकड़ते हुए वो कमीनगी से मुस्कुराया तो गौरी शदीद हिकारत के बावजूद बेबसी से फड़क कर रह गई। हाथ छोड़ मेरा, नहीं तो अभी सारे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। और आकर धमकी आमेज लहजे में जो ही उसने कहा, शाहिद हुसैन जलाल में आ गया। इस काबिल छोड़ूंगा तो ही सारे गांव को इकट्ठा करेगी ना तू। अब देख क्या करता हूँ तेरे साथ। कहने के साथ ही उसने गौरी की पुश्त पर पड़ी उसकी सेहतमंद बालों की लंबी चोटी को हाथ में लेकर पहले उसका मुंह बांधा, फिर उसे किसी भी मज़ाहमत का मौका दिए बगैर अपने कंधे पर पड़े साफे से उसके दोनों बाजू बांध कर बड़े आराम से उसे कंधे पर उठाया और बैरूनी दरवाजा खोलकर वापस अपने घर वाली सड़क पर गामजन हो गया। गांव में तलू होने वाली अगली सुबह बड़ी उदास थी। गांव से अचानक अदरीस शाह और उसकी बहन गौरी की गुमशुदगी ने गांव के हर बासी को अच्छा खासा हैरान कर डाला था। उस पर जुलेहा का सकता। शाहिद हुसैन अपने मिलने वाले हर शख्स को एक ही कहानी सुना रहा था कि पंचायत के मतवक्का फैसले के खौफ से अदरीस अपनी बहन के साथ कहीं रोपोश हो गया है। मगर अंजला उसकी फर्जी कहानी पर किसी तौर यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी कल वो छन्नों के साथ गौरी से मिलकर गई थी, जो अपने भाई की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थी। इसके अलावा वो ये भी जानती थी कि अदरीस मैदान जंग से फरार होने वालों में से नहीं है।
लिहाजा कुछ सोचकर वो सांवल शाह की हवेली की तरफ चली आई थी। अंचला बाजी, वो अभी रास्ते में थी कि पीछे से आने वाली सदा पर बेसाख्ता उसे रुक जाना पड़ा। छन्नो फूले हुए सांसों के साथ उसके करीब आकर रुकी थी। हाँ बोलो छन्नो। अंचला बाजी, आपको पता है गौरी और अदरीस दोनों गांव छोड़कर भाग गए हैं। गांव के तमाम लोगों की तरह उसकी भी यही राय थी। अंचला उसे देख कर रह गई। वो भागे नहीं है छन्नो, जरूर सांवल के चमचे ने उसके साथ कोई जुल्म ही किया होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप कहाँ जा रही हैं? सांवल शाह की हवेली। लेकिन वो तो हवेली में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? फीका बता रहा था। छन्नो की मुसद्दिका इतलाक पर कुछ सोचते हुए वो शाहिद हुसैन के घर की तरफ ही बढ़ आई थी। एक रोग लगा है दिल को जो बेचैन बहुत ही रखता है। एक शख्स है उजला उजला सा, अब साथ वो हर पल रहता है। कब उससे जुदा हम होते हैं, वो सांस में अपनी बसता है। वो शख्स जो अपना हो जाए, फिर चाहे दुनिया खो जाए। वो शख्स जो जान से प्यारा है, कोई कह दे सिर्फ हमारा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी में कतई बेपरवाही से ड्राइव करते हुए उसका मुकम्मल ध्यान अनुषा की सोचों में लगा था। जब तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद उसने गाड़ी अपने ही घर के गेट के सामने रोक दी। बरीरा बड़े सलीके से निक सिक से तैयार हुई बज़ाहिर टीवी के सामने बैठी थी, मगर दिल से इंतजार उसका कर रही थी। तभी शाहजर थके थके से कदम उठाता वहीं लाउंज में उसके पास सोफे पर आ बैठा। इतनी देर कर दी शाहजर, मैंने कहा भी था कि अपनी दोस्त की तरफ जाना है। कतई ना चाहने के बावजूद वो उससे गिला कर बैठी। शाहजर ने आहिस्ता से पलके मूंद कर सिर सोफे की पुश्त से टिका दिया। सॉरी यार, मैं भूल गया था। कल चली जाना। कौन सी कल? मेरी तो हर बात ही भूल जाते हो तुम। तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो उसके जवाब पर तपी थी जब वो मुस्कुराकर आंखें खोलते हुए बोला। नहीं यार, ऐसा मत कहो। इतनी बड़ी भयानक हकीकत वाला कैसे भूल सकता हूँ मैं। वो सीरियस नहीं था, मजाक के मूड में था, मगर बरीरा को बुरा लग गया। हाँ, अच्छी तरह मालूम है कि मैं भयानक हकीकत हूँ, मगर कोई बहुत अच्छी यादें तो तुम्हारी उस सुहानी हकीकत के साथ भी वाबस्ता नहीं है। उसका यहाँ क्या जिक्र। फौरन लब भींचते हुए वो खड़ा हो गया था जब वो बोली, उसी के जिक्र और यादों से तो हर लम्हा जुड़ा है तुम्हारा। वो जहन से निकले तो कुछ और याद रहे ना तुम्हें। इस पर भी कहते हो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। हाँ, नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उसके साथ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ बरीरा, सिर्फ तुमसे। लम्हे में उसका लहजा पस्त हुआ था। बरीरा तल्खी से मुस्कुरा दी। अच्छा फरेब है तुम्हारा ख्याल है शाहजर। तुम्हारे ये खोखले लफ्ज कितना दिफा कर सकते हैं तुम्हारे झूठ का। झूठ नहीं है ये, सच है। बड़ा सच। क्यों नहीं मानती हो तुम? मैं उससे प्यार नहीं करता। बेबसी से खुद अपने ही बाल मुट्ठियों में जकड़े हुए उसने बरीरा से ज्यादा जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहा था। फिर अगले ही पल वो उसकी तरफ पलट आया। तुम समझो बरीरा, हमारी अभी शादी हुई है और आज आज की रात हमारी शादी की पहली रात है। जाने किस ख्याल के तहत उसकी आंखों का रंग बदला था। बरीरा हैरानी से एक टिक उसे देखती रही। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ बरीरा, सिर्फ तुमसे। अजहद थकन के बावजूद वो उसके चेहरे पर झुक आया था। बरीरा इस लम्हे अच्छी खासी कंफ्यूज होकर रह गई थी। शाहजर के गर्म हाथों का लम्स उसके हवास मुअत्तल कर रहा था, मगर ये पल उसकी अब तक की जिंदगी के सबसे कीमती पल थे, क्योंकि बेखुदी के इन लम्हों ने यकबारगी उसकी ज़ात को बहुत मोतबर कर दिया था। जावर अफसुर्दा सा अपने ऑफिस में बैठा अनुषा के मुतल्लिक ही सोच रहा था, जब उसका दोस्त साखिर, जो उसी के ऑफिस में बिजनेस मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा था, हल्के से दरवाज़ा नोक करते हुए उसके कमरे में चला आया। बाहर इतना प्यारा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ बैठे फाइलें चाट रहे हो। अपने महसूस अंदाज में कहता वो उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा था। जावर अपनी सोचों से निकलते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। जिनके अंदर का मौसम अच्छा नहीं होता उन पर बाहर के मौसम असर नहीं करते साहिर। राइट। चलो, आज तुम्हें वडेरा साहब से मिलवाता हूँ। कौन वडेरा? बहुत अच्छा बिजनेसमैन है यार, अभी 2 साल कबल अपनी बीवी को डाइवोर्स दे चुका है। अखलाकन अच्छा आदमी है, तुम देख लो तो अनुषा के लिए बात कर लूंगा मैं उससे। कोई और मौका या वक्त होता तो शायद वो उसके गले पड़ जाता,
कि उसने एक बीवी भुगताए हुए शख्स के लिए उसकी बहन का नाम भी कैसे लिया। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अगर वो इस काम में मजीद चंद दिनों की ताख़ीर भी करता तो शायद अपनी बहन को कहीं ठिकाने ना लगा सकता। यही वजह थी कि साहिर के साथ मिस्टर वडेरा से मिलने के बाद उससे ख़ास मुत्तमिन ना होने के बावजूद उसने उसे ओके कर दिया था। नुसरत बेगम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अच्छा खासा वावेला मचाया। जमाल साहब ने भी हतल मकदूर इस रिश्ते की मुखालफत की थी, मगर अपनी रसवाई के खौफ से उसने किसी एक की एक ना सुनी और चट मंगनी पट बिया के मस्ताक अनुषा की निस्बत उससे दुगनी उम्र के वडेरा साहब से तय कर दी। शाहजर को इस निस्बत की खबर हुई तो वो फौरन नुसरत बेगम के पास दौड़ा चला आया। जाबर भी इत्तफाक से उस वक्त घर पर ही था। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुलते ही अपनी दस्तक के जवाब में उसका पहला टाकरा ही जाबर से हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, आओ। हल्की सी रंजिश के बावजूद वो उसे दोस्ताना अंदाज में ही मिलता था, क्योंकि शाहजर से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सहन अबूर करके वो कमरे में आया तो नुसरत बेगम के सामने आने पर भी सलाम जड़ दिया। जवाब में वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी उसकी के सलाम का जवाब देकर वहीं बैठ गई। कैसे हो? इस बार बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया। बस कुछ मसरूफ़ था आंटी। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अब इस बुढ़ापे में कैसा होना चाहिए, मौला का करम है। बस अच्छे बुरे दिन बसर हो रहे हैं। तुम कहो, कैसे आना हुआ? बस यूं ही, आपकी याद आ रही थी तो सोचा मिल आऊं। अनुषा कैसी है? जाबर की मौजूदगी में अनुषा का पूछते हुए वो हल्का सा झिझका था, मगर उसने परवाह नहीं की। उसे क्या होना है, शादी तय कर दी है उसकी। अगले माह की 27 तारीख है, तुम ज़रूर आना। जवाब नुसरत बेगम की बजाय जाबर ने ही दिया था। उसका दिल जैसे कट कर रह गया। इतनी जल्दी? कैसी जल्दी यार, लड़कियां वक्त पर अपने घर बार की हो जाएं तो ही अच्छा रहता है। मगर उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। जावर, कम से कम उसे संभलने का मौका तो दो। उसके संभलने तक हम सब मुंह के बल गिर जाएंगे। मेरा ख्याल है इस मसले पर तुम्हें मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए। कतई दो टोक लहजा था उसका। शाहजाद ने इस लम्हे खुद को बेहद बेबस महसूस किया। हाँ, लेकिन जावर, जिस शख्स के साथ तुम उसकी शादी करने जा रहे हो वो कतई अच्छा आदमी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो अच्छी नहीं रही। इस बार उसका लहजा तल्खी से पुर था। शाहजाद ने मदद तलब निगाहों से नुसरत बेगम की तरफ देखा तो वो बेबसी से सिर झुका गई। मेरा ख्याल है मुझे ऑफिस से देर हो रही है, तो मम्मी के पास बैठो, चाय पियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शाहजाद की जरा ने उसके सिर में फिर से दर्द शुरू कर दिया था, लिहाजा वो फौरन खुद चाय पिए बगैर उठ गया। तो शाहजाद ने भी उसे रोकना मुनासिब ना समझा, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में ही वो खुलकर नुसरत बेगम से कोई बात कर सकता था। आंटी, जावर जो कर रहा है वो सही नहीं है। जावर के घर से निकलते ही वो बेताबी से नुसरत बेगम की तरफ मतवज्जो हुआ था। जवाब में वो सर्द आह बहकर रह गई। जानती हूँ बेटा, मगर मेरा कोई इख्तियार कहाँ रहा है। क्यों नहीं एहतियार रहा आपका? वो जुल्म कर रहा है, उसे रोके आंटी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस शख्स को। पहली बीवी पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे उसने। अनुषा उसके साथ एक पल नहीं रह सकेगी। प्लीज आंटी, आप ही उसे समझाइए। बहुत समझाया है बेटे, किसी की नहीं सुन रहा हो। ये गलत है, आपको उसे रोकना होगा। कम से कम मैं अपनी आंखों के सामने अनुषा पर ये जुल्म होते नहीं देख सकता। उसके लहजे में शिकस्तगी के साथ साथ दुख भी था। ताहम इससे पहले कि नुसरत बेगम उससे कुछ कहती, अनुषा के कमरे का दरवाज़ा ठक से खुला और वो नींद में डूबी खुमार आलूद निगाहों के साथ उसके सामने चली आई। शाहजर उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान हैरान सा उठ खड़ा हुआ था। अनुषा? मर गई अनुषा? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के इंतहाई पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाले? मेरा जाती मसला है ये कि मेरी शादी किससे होती है। तुम्हें इतना हक किसने दिया है कि तुम मेरे मसलों के बारे में सोचो? बोलो। एक अजीब सी चंगार थी उसके लहजे में। शाहसर उसे देखे गया। फोन किया है मैंने अपने भाई की उमंगों का। दब्बा बनकर रह गई हूं मैं उनकी जिंदगी पर। ऐसी लड़की के लिए तुम क्या समझते हो? आसमान से कोई शहजादा उतर कर आएगा? रखो अपनी हमदर्दियां अपने पास। मेरी शादी होगी तो उसी शख्स से, वगरना किसी से नहीं। कतई जारहाना अंदाज में कहती वो उसे बागी दोशीजा लग रही थी। शाहजर थके थके से अंदाज में दोबारा सोफे पर ढह गया। मत अपने साथ ये जुल्म करो अनुषा, प्लीज।